हाँ भाई, क्रिकेट प्रेमियों ये बताओ, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? रोहित शर्मा के नाम है रिकॉर्ड। भारत के ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा अब तक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के लगाए हैं। उनके बाद नंबर आता है मार्टिन गप्टिल का, फिर एरन फिंच का नंबर आता है। नंबर 4 पर यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल है। देखिए, ये जो मैंने अभी आपको आंकड़े बताए हैं, ये एक लिस्ट में लिखे हुए हैं, आपको बगल में दिख भी रहा होगा। लिस्ट याद करना कितना आसान है, कितना सिंपली हमने बता दिया। नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है। पूरा डेटा जो है एक बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। अगर ये सारा डेटा लैंग्वेज फॉर्म में लिखा होता, पैराग्राफ में लिखा होता, तो पढ़ने में बहुत मुश्किल होती। कई लोग तो पढ़ते भी नहीं। स्टैट ने ही मुमकिन बनाया है। स्टैटिस्टिक्स का एक फंक्शन ये भी है कि वो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करता है, ताकि व्यूअर के लिए आसानी हो जाए, आसान हो जाए चीजों को समझना और उनको याद करना। तो इस वीडियो में हम सॉरी फंक्शन ऑफ स्टैट करेंगे। तो बॉल को रख देते हैं भाई, ठीक है। चलिए जी, तो फंक्शन ऑफ स्टैट लिखते हैं। तो पहला है फंक्शंस ऑफ स्टैट। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या फंक्शन है स्टैट्स का? पहला फंक्शन ये रहा आपका, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। ये हो गया जी। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करने का काम स्टैट्स करती है। इसके लिए स्टैट्स क्या यूज करती है? टेबल बनाती है भाई। टेबल बनते हैं, ग्राफ बनते हैं, पाई चार्ट बनते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। इन सब की हेल्प से डेटा जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको पढ़ना आसान नहीं है, जिसको पढ़ने के में जो है मजा नहीं आता, तो उनको इस तरीके से प्रेजेंट करती है स्टैट कि वो रोचक हो जाता है, उसको पढ़ना अच्छा लगता है और इजीली याद भी हो जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। देखो जी, यहां पे साफ साफ लिखा है डेफिनेट फॉर्म। डेफिनेट फॉर्म का मतलब होता है उसको निश्चित रूप देना। ये निश्चित रूप देना उसको डेफिनेट फॉर्म बोलते हैं, जिससे कि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ भाई ऐसा ही है। जैसे कई सारे इसके एग्जांपल है। जैसे अगर मैं कहूं कि आज बहुत गर्मी है भाई, आज बहुत गर्मी है, हो सकता है आपको ऐसा फील ना हो रहा हो कि बहुत गर्मी है ना? फीलिंग ही तो है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि यार आज बहुत गर्मी है, क्योंकि आज का जो टेम्परेचर है वो 46 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे आपको सच में एहसास हो जाएगा कि हाँ भैया ये तो सही कह रहे हैं, आज बहुत गर्मी, 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर मैं कहूं कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस बात में कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर नहीं आता। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई महंगाई की जो दर है, बढ़ने की जो रेट है, वो 7% है, 8% है, 10%, तो आपको उसकी गंभीरता का एहसास होगा। आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो बहुत होशियार है पढ़ने में, आप कहते हो भैया बहुत तेज बच्चा है, बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन जब आप ये कहते हो कि यार हर टेस्ट में ये बच्चा जो है वो 50 में से 45, 46, 47, 48 नंबर लेके आता है, या एक बच्चा 50 नंबर लेके आता है, तो उससे जो है कहने में एक डेफिनेट फॉर्म आता है, एक निश्चित रूप आता है, एक डेफिनेट फॉर्म आता है। स्टैट जो है वो चीजों को स्ट्रांग बनाती है, वो चीजों को एक निश्चित आकार देती है। ये स्टैट का काम है, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। ठीक है भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो अगला जो पॉइंट है इसका वो है टू मेक कंपैरिजन इजी। कंपैरिजन को आसान करना, कंपैरिजन को इजी बनाने का काम। ये इजी लिखा है, इसको दोबारा मैं लिख देता हूं, यहां पे लाइट पड़ रही है। टू मेक कंपैरिजन इजी को मैं यहां लिख देता हूं नीचे, कंपैरिजन के नीचे, टू मेक कंपैरिजन इजी। कंपैरिजन को आसान करना इसका काम है। देखो, कंपैरिजन तभी हो सकता है जब आपके पास डेटा अवेलेबल हो। बिना डेटा के आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? आप ये कहते हैं कि भाई अमेरिका इज अ डेवलप्ड नेशन, इंडिया इज नॉट सो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड नेशन। तो इस बात को साबित करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, स्टैट होनी चाहिए।
आप ये कहते हो कि भाई इंडिया की जीडीपी जो पर कैपिटल जीडीपी है वो इतनी है, अमेरिका की पर कैपिटल जीडीपी इतनी है, कंपेयर करके हम आसानी से बता सकते हैं कि भाई कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा अंडर डेवलप्ड है ना। तो कंपैरिजन को आसान बनाने का काम कौन करता है? स्टैटिस्टिक्स करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टू मेक प्लानिंग एंड पॉलिसी, ये चौथा पॉइंट है इसका। टू मेक प्लानिंग एंड पॉलिसीज। प्लानिंग और पॉलिसी, भाई प्लानिंग और पॉलिसी जो है वो स्टैट के बेस पे होती है। प्लानिंग भी और पॉलिसी भी स्टैट के बेस पे बनती है। गवर्नमेंट तरह तरह की प्लानिंग करती है, स्टैटिस्टिक्स उनके हाथ में होता है, तरह तरह की पॉलिसी बनाती है, गरीबों के लिए पॉलिसी बना रही है, टैक्स रेट डिसाइड कर रही है, उन सब के लिए उनके पास डेटा होना चाहिए। बिजनेस यूनिट जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, मतलब वो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं अपनी सब के सब स्टैट के बेस पे करते हैं, डेटा उनके पास होता है, उस डेटा के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। तो प्लानिंग करनी हो या पॉलिसी बनानी हो, उन सब में स्टैट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फंक्शन स्टैट हेल्प करती है, स्टैट हेल्प करती है प्लानिंग करने में, पॉलिसी बनाने में, कंपैरिजन करने में, डेफिनेट फॉर्म में। ये सब, ये जो चारों पॉइंट हमने लिखे हैं ये स्टैट्स के फंक्शन है, स्टैट्स ये काम करती है। ठीक है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस भी है, स्टैट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहले चलो स्टैट्स का इंपॉर्टेंस कर लेते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देता हूं, ये मैंने इसको मिटा दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स, इंपॉर्टेंस क्या है भाई? ये तो इंपॉर्टेंस है कि स्टैट के बेस पे बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व क्या है, महत्व क्या है स्टैट्स का? तो भाई स्टैट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो सब लोगों के लिए है। तो पहले गवर्नमेंट की चर्चा करते हैं। तो इंपॉर्टेंस फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सरकार के लिए स्टैट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको करते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंस कर रहे हैं, तो भाई गवर्नमेंट बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज बनाती है, वेलफेयर स्कीम्स बनाती है। ठीक है, गवर्नमेंट को बजट के अंदर गवर्नमेंट को एलोकेशन करना होता है रिसोर्सेज का, अभी समझेंगे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट को करना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स रेट डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी टैक्स लगाएंगे, इन सब चीजों के लिए एटसेट्रा, इन सब चीजों के लिए सरकार के पास स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए, सरकार के पास डेटा होना चाहिए। अगर डेटा नहीं हुआ तो सरकार इन तीनों काम को नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्कीम का मतलब यह है कि सरकार जो गरीब लोगों के लिए भलाई का काम करती है, जैसे एक योजना चली थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वो योजना चली थी, तो उस योजना के लिए पहले सरकार को पता होना चाहिए कि भैया इस स्टेट में कितने गरीब लोग हैं, डेटा सरकार के पास होना चाहिए कि कितने लोगों को मुफ्त जो है सिलेंडर दिया जाएगा उज्ज्वला योजना के अंदर। तो वो डेटा जरूरी है उसके लिए सरकार के पास, है ना, ये इंपॉर्टेंस है। बजट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सरकार जो है बजट के अंदर, जो सरकार का बजट बनता है, एनुअल बजट बनता है देश का, उसमें सरकार के पास बहुत सारा डेटा सरकार को चाहिए होता है। तभी तो सरकार बता पाएगी भैया इस बार एजुकेशन में इतना हम खर्च करेंगे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पैसे का एलोकेट करना, उनको देना, एजुकेशन में इतना पैसा खर्च करना है, हेल्थ सेक्टर में इतना पैसा खर्च करना है। और इस बार जो है थोड़ी टेंशन चल रही है बॉर्डर पे, तो जो है रक्षा का बजट, जो डिफेंस का बजट है वो बढ़ा देना है। डेटा नहीं होगा तो ये काम पॉसिबल नहीं है। टैक्स रेट डिसाइड करना, गवर्नमेंट टैक्स रेट कैसे डिसाइड करती है? डेटा के बेस पे करती है, स्टैट्स के बेस पे करती है। सरकार को अगर पता लग गया कि हाँ भाई भारत देश के अंदर अमीरों की संख्या बढ़ रही है तो उन पे ज्यादा टैक्स लगेगा, तो पता होना चाहिए, पहले डेटा होना चाहिए सरकार के पास, तभी तो बिना डेटा के सरकार कोई काम नहीं कर सकती। इसलिए सरकार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टैट। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है इसका, इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए भी बेटा बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स और स्टैट का तो बहुत गहरा नाता है।
है ना, बहुत पुराना याराना है इकोनॉमिक्स का और स्टैट का। इकोनॉमिक्स में जो भी लॉज बनते हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई है, एक होता है लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू, एक है लॉ ऑफ एलवीपी। जितने भी ये लॉज बने हैं इकोनॉमिक्स के, ये सब के सब लॉ स्टैट के बेस पे बने हैं। भाई देखो, लॉ बनाने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। जब आप ये कहते हो कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, तो आपके पास डेटा होना चाहिए कि प्राइस कब कब कितना कितना बढ़ा और डिमांड कब कब कितना कितना कम हुई। इसी बेस पे तो आपने लॉ ऑफ डिमांड बनाया है। तो इकोनॉमिक्स में जो लॉ ऑफ डिमांड बना है प्योरली बेस्ड ऑन सम स्टैट्स। तो स्टैट्स जो है वो हेल्प करते हैं इकोनॉमिक्स को लॉ बनाने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तीसरा जिसका पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग वही बात होगी इकोनॉमिक्स की, यानी कि अगर सरकार को कोई इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, सरकार को अगर कोई इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है देश के बारे में, उसके लिए सरकार के पास तरह तरह के डेटा अवेलेबल होने चाहिए। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब देश के अंदर इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी क्या होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी क्या होगी, इंपोर्ट बढ़ाएंगे या इंपोर्ट घटाएंगे, इंपोर्ट को जो है बढ़ावा देना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में क्या डिसीजन लेना है सरकार को। तो जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग होगी वो सब की सब स्टैट के बेस पे होती है, डेटा के बेस पे होती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार के पास डेटा हो। इसलिए देखो सरकार करवाती भी तो है, सरकार सेंसस करवाती है, एनएसएस है, तरह तरह के डेटा इकट्ठा करते रहते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, है ना, सारा डेटा सरकार के पास होता है, तभी तो सरकार डिसीजन ले पाएगी। गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंस है, और इकोनॉमिक प्लानिंग जो प्लानर्स हमारे देश के बैठे हुए हैं उन सब के लिए इसका स्टैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है भाई, चलिए लास्ट पॉइंट और करते हैं, इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कह लो या बिजनेसमैन कह लो, एक ही बात है। तो इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस कहां लिखें इसको, यहां आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं इसको, यहां लिख लेते हैं नंबर 4, इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, ये है बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस तो चलिए पूरा स्टैट पे रहा है, डेटा नहीं होगा बिजनेस चलेगा ही नहीं। बिजनेस शुरू करने से पहले तरह तरह के डेटा हमें इकट्ठे करने पड़ते हैं कि जहां बिजनेस शुरू कर रहे हैं वहां पे क्या डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसी, पहले सर्वे हो जाते हैं, कितने लोग वहां रहते हैं, उनकी आय कितनी, उनकी इनकम कितनी है, क्या वो लोग खर्चा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पूरा एनालिसिस होता है, तब जाके बिजनेस शुरू होता है। बिजनेस शुरू होने के बाद क्वालिटी कैसी होगी, किस पैरामीटर पे क्वालिटी होगी, आप देखो बहुत सारे स्टैट है, बिना स्टैट के बिजनेस चल ही नहीं सकता है। मार्केटिंग क्या होगी, किस मार्केटिंग के तहत हम जो है आगे बढ़ेंगे, तो बिना स्टैट के तो बिजनेस रन नहीं हो सकता। बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 इंपॉर्टेंस बता दी मैंने आपको, 1 2 3 4। और बिजनेस में तो ये है कि लोन, भाई जैसे बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो हमें बैंकों से लोन लेना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बैंकों में किस रेट पे लोन चल रहा है, वो रेट पता होना चाहिए, वो डेटा ही तो है, वो डेटा पता होना चाहिए, किस आपको रिटर्न जो मिलेगा बिजनेस से वो किस रेट से मिलने की उम्मीद है, आपको एक्सपेक्टेशन है, वो पता होना चाहिए। बिजनेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये हो गया 1 2 3 4 हमने इंपॉर्टेंस कर लिए स्टैट के। अब हम आगे चलते हैं, तो अगर हम आगे चले अब हम करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, हमने इसको मिटा दिया। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स अभी हम करेंगे। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स यहां लिख देता हूं मैं, हैशटैग स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है भाई, स्टैट्स के स्कोप की बात कर रहे हैं। स्टैट के स्कोप की बात करते हैं तो 3 स्कोप है इसके भाई। पहला नेचर ऑफ स्टैट, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स,
दूसरा है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैट, सब्जेक्ट मैटर, स्पेलिंग मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और एक है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये इसका पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलिए एक एक करके करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसका वो है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो भाई स्टैट्स दो तरह की होती है, आर्ट भी होती है और साइंस भी होती है। आर्ट्स भी है और साइंस भी है। आर्ट कैसे भाई? क्योंकि रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश होती है, जो हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करने के लिए स्टैट्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए आर्ट है। ह्यूमन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू ह्यूमन, रिलेटेड टू ह्यूमन, इसलिए ये आर्ट है। साइंस इसलिए कि भाई हर चीज का सिस्टम है, लॉज बने हुए हैं, सिस्टमैटिक चीजें, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, एनालाइज होता है, और एक सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। तो सिस्टम है, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक है और साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच के तरीके से काम होता है। सिस्टमैटिक है और साइंटिफिक अप्रोच से काम होता है, इसलिए एक साइंस भी है, आर्ट भी है और साइंस भी है। स्टैटिस्टिक्स का नेचर हो गया। ठीक है भाई, चलिए ये आप लिख लेना, इसको पॉज करके आप लिख सकते हो। तो हम करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो भाई दो तरह की होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल। अभी करते हैं इसको। चलिए, तो ये हमने कर दिया है, इसको मिटा देते हैं। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर की अगर बात करें तो दो है, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल, कौन सा मार्कर आ गया? ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या होता है? ऑल द मेथड्स, मेथड जिनका हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को कलेक्ट करने में, प्रेजेंट करने में और एनालाइज करने में। ठीक है, मेथड्स, मेथड्स ये वो मेथड्स होते हैं, मेथड्स यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, जो भी मेथड हम यूज करेंगे कलेक्शन करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, उन सारे मेथड्स को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसीज, अब ये सेंट्रल टेंडेंसीज आप आगे पढ़ेंगे, आपके स्टैट्स के आने वाले चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। पॉपुलरली इसको बोलते हैं मीन मीडियन मोड, है ना? तो मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड एक्सेट्रा, ये सारे आपका जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के अंदर आता है। वो तरीके, वो मेथड्स जिनसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और एनालाइज करते हैं डेटा को, यहां तक का मामला डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के अंदर आता है। लेकिन जब हम उससे रिजल्ट निकालते हैं, जिन मेथड से रिजल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, वो इन्फरेंशियल है। नाम में लिखा है इन्फर करना, इन्फरेंशियल, देखो नाम में ही है इन्फरेंशियल। इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं? इन्फ्रेंसेस तो रिजल्ट, कंक्लूजन निकालने के मेथड्स। तो मेथड्स यूज फॉर ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन, मेथड यूज फॉर कंक्लूजन ड्रॉन, है ना? कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेथड्स, मेथड्स यूज्ड, मेथड्स यूज्ड टू कंक्लूड, या एक वर्ड चलो दोबारा बनाते हैं, मेथड्स यूज्ड फॉर कंक्लूजन, यूज्ड फॉर कंक्लूजन।
कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए, निष्कर्ष दिख रहा है ना आपको सही से, इसको सही से लिख देता हूं, कंक्लूजन निकालने के लिए, यस, कंक्लूजन निकालने के लिए जो भी मेथड का इस्तेमाल होगा वो इन्फरेंशियल स्टैट्स के अंदर आएगा। दोनों को मिला के सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैट बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए लिख लीजिए आप ये। इसके बाद हम करेंगे लिमिटेशन। हाँ भाई, लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन करेंगे इसकी। ठीक है, ओके, इसको मैंने मिटा देता हूं। लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स करते हैं। तो भाई लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स का मतलब है कि स्टैट क्या नहीं कर सकती, स्टैटिस्टिक्स क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, स्टैट्स क्या नहीं कर सकती। स्टैट कहां पे आके घुटने टेक देती है, स्टैट बस, अब स्टैट का कहां पे कोई काम नहीं होगा, उसे स्टैट्स की लिमिटेशन बोलते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है स्टैट कैन नॉट स्टडी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो इट डू नॉट स्टडी, कैनॉट हम डू नॉट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, डू नॉट स्टडी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन या वेरिएबल, एक ही बात है। ठीक है, ये हमने पहले वाली वीडियो में भी किया था कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो क्वालिटी को शो करती हैं, जैसे आप देखो इमोशन हो गया, एंगर हो गया, लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इन सबको, इमोशन, एंगर, लव, ऑनेस्टी, इन सबको स्टैट स्टडी नहीं कर सकती क्योंकि नंबर में नहीं है ये। स्टैट तो केवल नंबर को ही एड्रेस करती है ना, तो स्टैट्स ओनली स्टडी नंबर, मतलब जिन चीजों को नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उनको स्टैट स्टडी करती है। इट स्टडीज ओनली न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, केवल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को स्टडी करती है। ये स्टैट्स की कमी है, जबकि जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इमोशन का होता है। एंगर, लव, ऑनेस्टी, बहुत सारी चीजें होती है जो इमोशन से लिंक होती है, जिनको नंबर में कन्वर्ट, जैसे अंडरस्टैंडिंग एक इमोशन है, आप अंडरस्टैंडिंग को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन की बात करें कि इट डू नॉट स्टडी, इट, एक मिनट, डज नॉट आना चाहिए, डू नॉट कैसे आ रहा है, इट डज नॉट आएगा, इट डज नॉट, सॉरी फॉर दैट ना, डज नॉट आएगा। इट डज नॉट स्टडी सिंगल डेटा, भाई सिंगल डेटा को स्टडी नहीं करती है, एक सिंगल डेटा स्टडी के लिए अगर आएगा स्टैट्स के पास तो स्टैट कर नहीं पाएगी। स्टैट के लिए एक से ज्यादा डेटा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं कहूं कि अमन हैज 100 करोड़ रुपीज, तो इस एक सिंगल डेटा का कोई मतलब नहीं है स्टैट्स के अंदर, जबकि आपके पास एक दो डेटा और होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अमन हैज 100 करोड़ रुपीज, विजय हैज 200 करोड़ रुपीज। ये पिछली वीडियो वाला एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये दो अगर आपके पास डेटा होंगे तो इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो स्टैट होती है। स्टैट वही है ना जिससे आप कंक्लूजन निकाल सको, कुछ आप उससे रिजल्ट निकाल सको। तो सिंगल डेटा को स्टैट स्टडी नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि इससे कंक्लूजन नहीं निकल सकते, बिकॉज कंक्लूजन वी कैनॉट मेक conclusion from single data, सिंगल डेटा से कंक्लूजन नहीं निकलता, इसलिए सिंगल डेटा जो है वो स्टैट्स नहीं माना जाएगा। ओके, चलिए एक पॉइंट और कर लेते हैं, स्टैट और क्या नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट है, इट डज नॉट स्टडी हेट्रोजीनियस डेटा, है ना, it does not study heterogeneous data,
डेटा। ये देखो, ये इसको मैं करता हूं हेट्रोजीनियस डेटा, इसको मैंने ये बॉक्स में डाल दिया। हेट्रोजीनियस डेटा को स्टडी नहीं कर सकती है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मिल्क है, मिल्क को लीटर में नापते हैं, शुगर को केजी में नापते हैं। ये फिर से पुरानी वीडियो, पिछली वाली वीडियो का एग्जांपल आ रहा है। तो मिल्क को लीटर में नापते हैं और शुगर को केजी में नापते हैं, तो इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये डेटा स्टैट्स नहीं आएगा। ये हेट्रोजीनियस डेटा है, अलग अलग डेटा है, यूनिट सेम नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए इंसान की जो हाइट है और पेड़ों की जो हाइट है, उनमें बहुत अंतर है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। तो इसीलिए उनको स्टडी नहीं हो सकता। स्टैट केवल होमोजीनियस डेटा की स्टडी करता है, जो एक जैसे होते हैं। जैसे मार्क्स आएंगे तो मार्क्स की स्टडी करेगा, सबके मार्क्स की, है ना। हाइट की स्टडी करेगा, सबकी हाइट की, सबकी वेट की स्टडी हो सकती है इसके अंदर, लेकिन वेट और हाइट की स्टडी नहीं हो सकती, क्योंकि वेट नापते हैं केजी में, हाइट नापते हैं फीट में या सेंटीमीटर में, तो इसलिए इनकी स्टडी नहीं हो सकती। तो हेट्रोजीनियस डेटा की स्टडी स्टैट नहीं करता, ये स्टैट की लिमिटेशन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4 पे हम अगर आए, तो नंबर 4 पे अगर हम आए, तो नंबर 4 पे पॉइंट है कि ओनली एक्सपर्ट, मतलब उसको सिर्फ एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं। तो ओनली एक्सपर्ट कैन यूज स्टैटिस्टिक्स को भाई केवल एक्सपर्ट ही यूज कर सकते हैं। अब आप ये मान के चलिए कि कोई रिक्शे वाला स्टैट यूज कर लेगा। क्या रिक्शे वाले को पता है मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले? पता है उसको? नहीं पता। बहुत दिमाग लगता है, डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है, फॉर्मूले में डालना पड़ता है, रिजल्ट निकालने पड़ते हैं, कंक्लूजन करना पड़ता है। ये सब काम एक्सपर्ट के काम है। कोई भी एनी टॉम डिक एंड हैरी इसको नहीं कर सकता। जिसको नॉलेज है वही कर पाएगा, है ना। तो इसलिए ये भी एक इसकी लिमिटेशन के अंदर आ जाता है कि एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं, कोई आम इंसान उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते। 2 इसके और पॉइंट कराऊंगा मैं आपको, 2 पॉइंट और, उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो पहले इसको मिटा देता हूं, फिर हम 2 पॉइंट और करते हैं। चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये मैंने मिटा दिया। अब एक पॉइंट है, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग। देखो जी, ये रहा, 4 हो गए ना, 5, 1 2 3 4, 5 है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग, ये रेफरेंस लिखा भाई, प्रूव रॉन्ग, ठीक है। तो ये लिखा है आपका रेफरेंस, इसको नीचे लिख देता हूं, ये रेफरेंस लिखा है, ये लिखा है रेफरेंस। भाई बिना रेफरेंस के रिजल्ट गलत हो सकते हैं, यानी कि स्टैट का यूज करने के लिए आपको दिमाग चाहिए, थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। इसका एग्जांपल, बड़ा फेमस एग्जांपल, इसका बुक्स में भी दिया हुआ है एग्जांपल, कि मान लीजिए 2 कंपनी है। एक कंपनी है किसकी माने, रमेश और सुरेश की मान लेते हैं, रमेश और सुरेश की कंपनी है। इनकी कंपनियों के प्रॉफिट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? प्रॉफिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रमेश की कंपनी का प्रॉफिट, सुरेश की कंपनी का प्रॉफिट, सन 2019 का, सन 2020 का, सन 2021 का, इनके प्रॉफिट की चर्चा कर रहे हैं। तो इनका प्रॉफिट था 1000 करोड़ 19 में, 20 में बढ़ के हो गया 2000 करोड़, 21 में बढ़ के हो गया 3000 करोड़। प्रॉफिट बढ़ रहा है 1000, 2000, 3000, ठीक है। सुरेश की कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है, पहले 3000 करोड़ था, फिर 2000 करोड़ हुआ, और फिर 1000 करोड़ हो गया। यस नो? भाई बहुत बढ़िया। अब दोनों ही कंपनी की हम एवरेज निकालते हैं, देखो क्या निकलती है। दोनों ही कंपनी की एवरेज निकालते हैं, तो इसका अगर हम टोटल करें 3 4 5 6, 6000, और इसका भी अगर हम टोटल करें तो इसका भी 6000 आएगा, ₹6000 करोड़, ठीक है। और एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालना बहुत इजी है, इसको डिवाइड कर दें 3 से। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रमेश की कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, रमेश की कंपनी का 6000 डिवाइडेड बाय 3, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 से डिवाइड करना है,
तो 2000 करोड़ आएगा, है ना। और सुरेश की कंपनी का भी जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा वो भी 2000 करोड़ ही आएगा, ₹2000 करोड़, ₹2000 करोड़। दोनों ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2000 करोड़ 2000 करोड़ आ रहा है। अब आपको पता नहीं थी ये बात, आपने देखा कि दोनों ही कंपनी का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट सेम है, आपने सुरेश की कंपनी में पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। आपने रेफरेंस नहीं देखा, आपने पीछे के साल का प्रॉफिट नहीं देखा, आपने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट देखा, और एवरेज प्रॉफिट देखकर क्या ना, दोनों का तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, सुरेश भाई अपना है, तो सुरेश भाई पे आपने पैसा लगा दिया और आपका पैसा डूब गया। डूब नहीं था क्योंकि डूबती कंपनी पैसा लगाए। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग। अगर आप रेफरेंस पे नहीं जाओगे तो रिजल्ट गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि स्टैट्स ने तो अपना काम कर दिया, स्टैट्स ने तो एवरेज बना के दे दी, लेकिन सिर्फ एवरेज पे भरोसा नहीं करना, आपको रेफरेंस चेक करके डिसीजन लेने हैं। इसलिए कहते हैं विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग। ओके भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक पॉइंट है, स्टैट्स का मिसयूज बहुत होता है, यहां पे भी हो गया, देखो स्टैट का मिसयूज हो गया एवरेज का, लेकिन आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसका। स्टैट्स कैन बी मिसयूज, ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने इसको मिटा दिया, चलिए इसको मिटा दिया। लास्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है, स्टैट्स का मिसयूज पॉसिबल है, तो इसको लिख सकते हैं प्रोन टू मिसयूज, प्रोन टू मिसयूज, मिसयूज हो सकता है, इसका मिसयूज होना बहुत आसान है। देखो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए ये पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है, बहस तो क्या, पता नहीं क्यों लोग ये बहस करते हैं कि भाई बाबर आजम पाकिस्तान का बैट्समैन है, वो ज्यादा अच्छा है या भारत का जो है विराट कोहली, किंग कोहली। मतलब वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के अंदर, लेकिन कहां विराट कोहली यार, कहां बाबर आजम। लेकिन फिर भी जो बहस करने वाले हैं वो डेटा को मिस इंटरप्रेट करके, डेटा को तोड़ मरोड़ के मिस यूज करते हैं उसका, और वो इस बेस पे कहते हैं कि देखो दोनों ही जो प्लेयर हैं इनका वनडे इंटरनेशनल, ओडीआई बोलते हैं, ओडीआई क्रिकेट के अंदर इनका आप एवरेज, बैटिंग एवरेज देखो, उसमें आप देखोगे, ये मैं यहां पे बगल में लगा देता हूं, उसमें अगर आप देखोगे तो बाबर आजम का बैटिंग एवरेज ज्यादा है विराट कोहली से। तो इस बेस पे हम कह रहे हैं कि बाबर आजम इज अ बेटर बैट्समैन एज कंपेयर टू विराट कोहली। बताओ ये कोई बात है? इसीलिए कहते हैं कि मिसयूज होना बहुत आसान है, क्योंकि आप डेटा को कहीं भी घुमा के कर देते हो। आप देखो बाकी सारे पॉइंट देखो, आप सब में हमारा कोहली बहुत आगे, बहुत ज्यादा आगे, लेकिन सिर्फ एक मामले में बाबर आजम आगे एवरेज के मामले में, और उसको दिखा के आप ये साबित कर देते हो कि बाबर आजम भारत के कोहली से ज्यादा अच्छा बैट्समैन है। देखो ये कोई बात है? इसीलिए कहते हैं कि इसको मिसयूज करना बहुत आसान है, स्टैट्स का मिसयूज हो जाता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है ना, ये इसकी लिमिटेशन है स्टैट की, मिसयूज इसका हो सकता है। ये मिसयूज लिखा है भाई, शायद लाइट में दिखने रहा होगा, मिसयूज लिखा है ये। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ये लिमिटेशन भी कर ली है, हमने ये स्कोप भी कर लिया है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, वो डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट, अविश्वास, डिसट्रस्ट, TRUST, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। भाई लोगों को भरोसा नहीं है, अविश्वास, अविश्वास, पता नहीं क्या स्पेलिंग ठीक है अविश्वास की, ठीक ही लिखी होगी, अविश्वास है स्टैट के ऊपर, इसलिए है क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि जो लोग बैटिंग एवरेज को आधार बनाकर ये कहने पे मतलब आमादा हैं कि बाबर आजम इज बेटर, वो लोग डिस्ट्रस्ट पैदा करते हैं लोगों के दिलों में, लोगों को भरोसा नहीं होता स्टैट के ऊपर। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनी जो होती क्या करती है, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, बैलेंस शीट को मैच करने के लिए कुछ भी कर जाएंगी, घाटों को दिखाएंगी, लोन को दिखाएंगी, मतलब आंकड़ों की कलाबाजी जिसे बोलते हैं, आंकड़ों की कलाबाजी करती हैं, और फिर एंड में निकल के आता है कि कंपनी में इतना घोटाला हो गया, कंपनी अच्छी चल रही थी, बहुत बड़ी बैलेंस शीट उनकी मैच हो गई थी, प्रॉफिट में थी, पता नहीं अचानक से घपला कैसे हो गया। ये सब का सब होता है आंकड़ों की कलाबाजी, इसीलिए लोगों को स्टैट पे भरोसा होता नहीं है ना। तो ये जो डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैट्स है, ये इसका मतलब ये होता है
कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स, लोगों का भरोसा नहीं है स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स के ऊपर, एवरेज के ऊपर भरोसा नहीं है ना। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम करें, डेफिनेशन अगर हम इसकी करें, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल कि इट रेफर्स टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इट रेफर्स टू द लैक ऑफ confidence, lack of confidence in people about statistical methods, ठीक है। इसलिए कई लोग कहते भी कि स्टैट्स ना कुछ भी प्रूव कर सकती है, कुछ भी प्रूव करवा लो स्टैट्स से, आंकड़ों से कुछ भी प्रूव हो जाएगा। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि देयर आर 3 लाइज, 3 तरह के झूठ होते हैं, 3 लाइज, लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, इतने लोग कहते हैं। कई लोग कहते हैं स्टैट्स इज अ रेनबो ऑफ लाइज, झूठ का इंद्रधनुष है। कई लोग कहते हैं स्टैट्स इज अ लाइज ऑफ, मतलब टिश्यूज ऑफ लाइज, मतलब कई सारे नाम है कि स्टैट जो है वो कुछ भी प्रूफ कर सकती है। कई लोग ये कहते हैं स्टैट्स इज अ क्ले विच फ्रॉम विच वी कैन मेक गॉड और वी कैन मेक डेविल, मिट्टी है जिससे कि हम भगवान भी बना सकते हैं और असुर दैत्य डेविल भी बना सकते हैं। तो स्टैट्स से हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बड़ी खतरनाक है भाई। तो इट रेफर्स टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन पीपल अबाउट स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। आगे अगर हम चलें तो ये क्यों है, व्हाट कॉजेज, ये डिस्ट्रस्ट क्यों आया, व्हाट कॉजेज डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट क्यों आया, क्या कारण है इसका। पहला कारण इसका यह है कि इसको खराब लोग इस्तेमाल करते हैं स्टैट्स को। इट इज यूज्ड बाय डिसऑनेस्ट लोग, बेईमान लोग इस्तेमाल करते हैं। डिसऑनेस्ट एक वर्ड चलता है अनस्क्रूपुलस, बेईमान, जिनके इरादे खराब हो ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, ऐसे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और बस इसी वजह से स्टैट्स में बदनाम है, इसलिए लोगों का इस पे है नहीं, लोगों का भरोसा नहीं है इसके ऊपर। एक और कारण बताते हैं कि भाई इसके अंदर ना आप लिमिटेशन को इग्नोर कर देते हो, स्टैट्स की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आपको ना रिजल्ट निकालने चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इग्नोर द लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स की लिमिटेशन को हम इग्नोर कर देते हैं। ये एक बड़ा कारण इसकी डिस्ट्रस्ट होने का, है ना। तीसरा इसका है पॉइंट की भाई तीसरा पॉइंट हम क्या मान के, तीसरा पॉइंट हम ये मान सकते हैं कि भाई एक तो ये हो गया, एक ये वाला पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट के अंदर मतलब हमें और केयर, एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, हम केयरलेसली डेटा को यूज करते हैं। तो यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स केयरलेसली उसको हम जो है मनमाने तरीके से अपनी ओपिनियन पहले बनाते हैं, स्टैट्स को उस ओपिनियन से फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले से हम एक रिजल्ट निकाल लेते हैं कि हमें ये रिजल्ट दिखाना है, उसमें फिर स्टैट को घुसा देते हैं। ये बड़ा कारण है इसके डिस्ट्रस्ट का, केयरलेसली उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको केयरफुली इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो भाई क्या करना चाहिए हमें, तो हाउ टू रिमूव डिस्ट्रस्ट, इसको कैसे हम डिस्ट्रस्ट जो हो गया उसको कैसे रिमूव करें। बहुत ही सिंपल है, इसी का उल्टा करना है भाई। अरे कहां गया यार मार्कर, ये रहा। हाउ टू रिमूव डिस्ट्रस्ट, कैसे उसको रिमूव कैसे करें भाई। तो भाई सबसे पहले तो उसका रिमूव करने का पहला तरीका यही है कि भाई आप सबसे पहले तो ये डिसऑनेस्ट, जो अनस्क्रूपुलस और इनएक्सपीरियंस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सही लोगों का इस्तेमाल कीजिए उसको यूज करने के लिए। तो एक्सपर्ट का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो एक्सपर्ट शुड यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एक्सपर्ट्स को उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
ठीक है, इनएक्सपीरियंस को डिसऑनेस्ट पर्सन पर नहीं करना चाहिए, लिमिटेशन को ध्यान में रखना चाहिए, ऑलवेज कीप लिमिटेशन इन माइंड, ऑलवेज दिख रहा है आपको ये, ठीक है दिख रहा होगा, ऑलवेज कीप लिमिटेशंस इन माइंड, माइंड में लिमिटेशंस को भी रखना चाहिए। और पहले से आप जो रिजल्ट पहले से डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हमें ये रिजल्ट लेके आना है इसलिए हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ये बड़ी कमी है आजकल। तो तीसरा है कि तीसरा क्या है, केयरफुल इस्तेमाल करो, यूज स्टैट केयरफुली, यूज स्टैटिस्टिक्स केयरफुली, केयरफुल इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो भैया डिस्ट्रस्ट भी हो गया स्टैट्स के बारे में, ठीक है। और वो जो कहते हैं ना, कई लोगों ने जो बोला स्टैट लाई है, ये है वो है ये, तो ये जो है आप देख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं बता तो दिया मैंने आपको, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये चैप्टर यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ इस लेक्चर में समझ में नहीं आया आपको, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अब नई वीडियो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।